नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह किया। आपसी तकरार के दरमियान इस प्रोग्राम में पहले सीएम केजरीवाल और उनके थोड़ी देर बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी प्रोग्राम में पहुंचे। नए कैंपस के इफ्तिताह से कबल कैंपस के बाहर बीजेपी के हामियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें कैंपस में घुसने नहीं दिया। हालांकि इसके बावजूद नए कैंपस के इफ्तिताह के दौरान वहां मौजूद बीजेपी कारकुनों ने मोदी जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बीते कई दिनों से दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान इफ्तिताह को लेकर तकरार चल रही थी। दिल्ली की वज़ीर तालीम आतिशी ने दावा किया था कि यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। वहीं एलजी दफ्तर ने दावा किया था कि दिल्ली के एलजी इसका इफ्तिताह करेंगे। आज आईपी यूनिवर्सिटी का ये ईस्ट कैंपस देश को समर्पित किया जा रहा है। अभी हम सब लोगों ने इस कैंपस को घूम के देखा। इतनी शानदार फैसिलिटीज़, इतना खूबसूरत कैंपस, ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से perhaps this can be counted as one of the best campuses in the country. इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस बन के तैयार हुआ। और ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। ईस्ट दिल्ली में इस किस्म की यूनिवर्सिटी या कैंपस नहीं था। सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओपी शर्मा जी को बधाई देता हूँ, उनकी विधानसभा में ये कैंपस तैयार हुआ। इस तरह की यूनिवर्सिटी जब बनती है, यहाँ पे 2500 बच्चे पढ़ेंगे लगभग, इसकी कैपेसिटी 2500 बच्चे होंगे। इस तरह की जब यूनिवर्सिटी बनती है तो आसपास की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे आएंगे, रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, खूब सारी आसपास दुकानें खुलेंगी, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर विधानसभा को अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अभी मेरी कुलीग आतिशी जी ने बताया कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 7-8 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक तरह से पहले हमारे देश के अंदर एक तरह से 2 किस्म का शिक्षा व्यवस्था है। एक सरकारी स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हो, रिक्शा वाले हो, मजदूर हो, तो आप अपने बच्चे को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत ख़राब होती थी। लेकिन पिछले 7-8 साल में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो नतीजों से भी दिखाई देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दिखाई देता है। वो एक सेक्टर था स्कूली शिक्षा, और फिर स्कूल के बाद 12वीं के ऊपर वाली शिक्षा। तो 12वीं तक की शिक्षा में तो हमने एक तरह से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया, एक तरह से एक सिस्टम तैयार कर दिया। भाई अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ख़ारजा पॉलिसी के 9 साल मुकम्मल होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर मौज़ूआत पर बात करते हुए एस जयशंकर ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि वह मुल्क से बाहर जब भी जाते हैं तो वह मुल्क पर तनकीद करते हैं, हमारी सियासत पर तबसरा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है। और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है,
ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मुतनाज़ा व्हाट्सएप स्टेटस के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तसादुम के बाद हालात अब मामूल पर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें कुल 300 लोगों को मुलजिम बनाया गया है और अब तक 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कोल्हापुर जिले में हुए तसादुम के मामले पर महाराष्ट्र हुकूमत को जमकर घेरा है। संजय राउत ने कहा है कि कोल्हापुर तसादुम में मकामी अवाम का हाथ नहीं है। हालात को खराब करने के लिए कोल्हापुर के बाहर से लोग लाए गए थे। कोल्हापुर की अगर आप बात करें तो आप किसी नियंत्रण में, कोल्हापुर की जनता इस दंगल में शामिल नहीं है। मेरी जानकारी कोल्हापुर के बाहर से लोग लाए गए थे खराब करने। राज्य के गृह मंत्री को मेरा आह्वान है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो हमारे पास से एक जानकारी ले लीजिए कि बार बार इस राज्य में क्यों हो रहा है। आपकी सरकार आने के बाद आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है कि किसी शहर में किसी का फोटो लोगों ने एक डायरेक्टर में उछाल दिया तो आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया? औरंगजेब को यहाँ दफनाए हुए 400 साल हो गए। 400 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंग बली ने कोई मदद नहीं की, इसलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए, अफजल खान चाहिए, बहादुर शाह जफर चाहिए, टीपू सुल्तान चाहिए। इस प्रकार के राजनीति आप करने जा रहे हैं। या आपके आसपास के लोग भी दंगेखोर है, आप सबसे पहले उसको कंट्रोल करते और महाराष्ट्र की जनता को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये दंगेखोर है, उसको आप कंट्रोल करें। राजस्थान में सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी गहलोत हुकूमत पर हमलावर है। इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता रोज राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के इल्ज़ामों का जवाब दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि विपक्ष ने 4.5 साल में बहुत निकम्मापन दिखाया है। उन्होंने विपक्ष का जो किरदार अदा करना चाहिए था वह भी अदा नहीं किया। सीएम गहलोत ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये जो बार बार ये हमारे विपक्ष के लोग उठाते हैं, इनके बाद तो कोई 4-4.5 साल में इतने निकम्मापन दिखाए इन लोगों ने। इन्होंने जो है जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी विपक्ष की वो भी नहीं करी इन्होंने। अगर करते हमें खुशी होती, क्योंकि हम तो उनसे सीख लेते। अगर कोई आलोचना करता है हमारी तो हम तो उसे सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। आलोचना की बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष को। हम उनमें अगर मान लो तथ्य है, सच्चाई है, उनको ग्रहण करके हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली टाइम पास किया है, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए हैं। अब चुनाव आ गया तो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया, वो इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दम नहीं उन बातों के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमने देखिए, आप हमने खुद ने कहा है, आरपीएससी मेंबर था, एक व्यू बना कि साहब रिटायरमेंट ले ले, इस्तीफा दे, उसके बाद में अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों? आरपीएस मेंबर रहते अरेस्ट करो, कोई बदमाशी की बात नहीं है। सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है। सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था, हम तो उसमें बिलीव करते हैं। हमने कहा उनको मेंबर रहते हुए अरेस्ट करो। एसओजी ने अरेस्ट किया उनको, मैसेज गया, एक भय पैदा हुआ लोगों के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं? विपक्ष हमें सुझाव देते था और आप ये कर सकते हो, हम कर देंगे। खाली आप अनगल भ्रमित करो पब्लिक को, और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ईडी अपना काम करे,
जो केंद्रीय एजेंसी है, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, NIA हो, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने ऊपर मीटिंग में भी कहा है, पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करेगी। कानून का राज भी रहना चाहिए बस। ये मैंने जरूर कहा था मीडिया वालों को कि ये जो ऊपर के दबाव के साथ में। उत्तराखंड हुकूमत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां भाजपा कारकुनों ने उनका फूलों से शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान वजीर आला ने भाजपा के जिला दफ्तर का संगे बुनियाद भी रखा। उत्तराखंड में भाजपा का जिला दफ्तर 9 महीने में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर रियासती वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज तवील अरसे के बाद बीजेपी के दफ्तर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसने हिंदुस्तान का गुरूर बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी तंजीम में नेता नहीं बल्कि नजरिया अहम है। तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और पिछली बार भी आपको पता होगा कांवड़ बहुत ऐतिहासिक हुई थी और 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आए थे, उनका हमने स्वागत किया था। इस बार भी उत्तराखंड की देवभूमि उनके स्वागत के लिए तैयार है और शानदार कांवड़ यात्रा होगी। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अजमेर के असमत दरी और ब्लैकमेल केस पर एक फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अजमेर 92। इस फिल्म को लेकर माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। फिल्म को लेकर शहर का हर फर्द अपनी सोच रखता है। एडवोकेट मुकेश सबलानी, समाज सेवी पीयूष खुराना और दीगर लोगों का मानना है कि अजमेर 92 फिल्म शहर के पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इस वाक़े की मुतासिरा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वह अपने ख़ानदान के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसे में फिल्म के रिलीज़ होने पर और सियासत गरमाने से मुतासरा के ज़ख्म फिर से हरे हो जाएंगे। आजकल जो है फिल्मों के माध्यम से जो है दर्द के नाम से वोट लेने का जो है माहौल बन चुका है। लोगों का जो दर्द है, जो महिलाएं पीड़ित रही है या कोई सा भी ऐसा कांड हुआ है जिसमें कोई पीड़ित रहा है, जैसा भी केरला स्टोरी है, पीड़िताएं थी, तो उनके दर्द के नाम से सियासत जो है गलत कार्य कर रही है और ऐसी मूवियाँ बना करके देश में जहर घोला जा रहा है। घटनाएं घटती है। अभी अगर ऐसी घटनाएं घटने लगे तो दलितों का तो अगर इतिहास देखेंगे अगर आप, तो हाथरस कांड हुए, बहुत से कांड हुए, जहाँ कहीं कुमेर कांड हुआ, भरतपुर कांड हुआ। अगर मूवियाँ बनाने लग जाएंगे तो देश में भयंकर जातिवाद फैल जाएगा, भयंकर सांप्रदायिकवाद फैल जाएगा। सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दर्द के नाम पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पीड़िताओं को बजाय सपोर्ट करने के, आज जो उस समय की जो पीड़िताएं थी, आज वो 50 साल की हो चुकी है, कोई 45 साल की हो चुकी है, उनका भरा पूरा परिवार है और उनको जब एक बार तो उनको तंत्र पहले ही उनको पीड़ित कर चुका है। और ऐसे जो फिल्मकार हैं जो केवल अपनी TRP बढ़ाने के लिए या अपना सस्ती कमाई करने के लिए ऐसी जो फिल्में बना रहे हैं, वो उन पीड़िताओं का दर्द नहीं पहचान सकते। तो ऐसे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज देश का माहौल है वो बड़े ही दर्दनाक माहौल बना रखा है। कभी कश्मीर फाइल लाते हैं, कभी केरला फाइल लाते हैं, कभी बर्राण में फाइल ला रहे हैं। तो आज समाज की जो पीड़ित महिलाएं हैं या पीड़ित व्यक्ति है, उनके साथ अगर कोई घटनाएं घटती हैं तो हम कहते हैं कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से अच्छा है कि आज वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। बेरोज़गारी, महंगाई, मंदी पे, इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ये बर्राण में फाइल्स आती है तो नेचुरल है कि आपके बर्राण में फाइल्स के बाद में कहीं ना कहीं देश में एक सांप्रदायिक दंगा का माहौल हो सकता है। कहीं ना कहीं वो पीड़ित महिलाएं आत्महत्या कर सकती हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवारों पर गाज गिर सकती है। ऐसी फिल्म बनने से अच्छा है कि आप देश की गरीबी पे फिल्म बनाओ, बेरोज़गारी पे फिल्म बनाओ, जिससे रोज़गार मिले, जिससे गरीबी मिटे, जिससे युवाओं को एक अच्छा काम करने का मौका मिले। आप समाज के हितों के लिए फिल्म बनाओ। जैसे एक फ़िल्म बनी थी माँ बाप को मत भूलना, तो ऐसी फिल्में बनाओ ताकि बच्चों में संस्कार आए। आप ये फिल्म दिखाकर देश में एक गंदा माहौल पैदा करना चाहते हो, जाति धर्म के नाम से लड़वाना चाहते हो या एक राजनीतिक पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ऐसी फिल्मों पर रोक होनी चाहिए ताकि किसी भी महिला हो या किसी भी समाज हो या कोई भी सांप्रदाय हो, उनके ऊपर एक नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। उसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, उस पर बैन आना चाहिए। देखिए, पहले कश्मीर फाइल्स आई जो वन साइडेड स्टोरी थी, फिर आई द केरला स्टोरी जब कर्नाटक में इलेक्शंस हो रहे थे तो पब्लिक ने रिजेक्ट की। उसमें 32 फीमेल्स को विक्टिम बताया था, 32,000 फीमेल्स को पता चला, 3 थी केरला हाई कोर्ट में। इसी तरह से ये अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां हैं जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है, और एक इंस्टीट्यूशन को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और उससे जुड़े हुए चिश्ती
फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ 5,000 खुद्दाम हैं। अगर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी में थे, 4-5 लोग, उसमें अन्य समाज के लोग भी थे, लेकिन सिर्फ चिश्ती फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं तो माहौल को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो हर समाज के थे, लेकिन सिर्फ हमारी ही फैमिली के लोग, चिश्ती फैमिली के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और दूसरे ये कि कुछ लोगों को इसमें सज़ा हो गई है, वो कुछ लोगों पे जो है केसेस चल रहा है। द मैटर इज सब्जुडाइज्ड। इन 1992 जो पिक्चर आ रही है, आने वाले राजस्थान में 6 महीने बाद इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाली जो पिक्चर से राजस्थान के चुनाव पे कुछ इफेक्ट होगा? देखिए, हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। पब्लिक समझदार हो गई है। कर्नाटक का जो नेबरिंग स्टेट था केरला, उसको लेके द केरला स्टोरी बनी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब तो ये लोगों के समझने की बात है। मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा समाज है जिसमें 100% अच्छे लोग होते हैं, 100% बुरे लोग होते हैं?